अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉज पे खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के वीडियो में सुनते हैं नॉवल नाकाबिले तस्खीर मुजरिम की एपिसोड नंबर 13। मगर जब वो हेडक्वार्टर में पहुंचे तो फायरिंग रुक चुकी थी और हर तरफ मौत का सा सकूत तारी था। कारें रोक कर वो तेजी से हेडक्वार्टर में दाखिल हुए। कन्ना हेमरिख और मेजर हैरिस पहले से वहां मौजूद थे। हेडक्वार्टर में हर तरफ पहरेदारों की लाशें बिखरी हुई थीं। मुजरिमों ने बम फेंक फेंक कर पूरी इमारत का सत्यानाश कर दिया था। यूं लगता था जैसे इमारत पर बाकायदा किसी फौज ने हमला किया हो। कन्ना डेविड कहाँ है? कन्ना हेमरिख ने चीख कर एक हवास बाख्ता सिपाही से पूछा। वो डार्क रूम में हैं, सिपाही ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि वो इस डार्क रूम का पता पूछते, कन्ना डेविड बाहर आ गया। उसकी आंखें दहशत और खौफ से फटी हुई थीं। वो चारों तरफ यूं देख रहा था जैसे उसे इस खौफनाक तबाही पर यकीन ही ना आ रहा हो। ये सब कैसे हुआ? अबू नाफी कहाँ है? कन्ना हेमरिख ने चीख कर कहा। ओह, अबू नाफी ब्लू रूम में है। और ये तबाही? कन्ना डेविड ने ढीले लहजे में कहा। चलो जल्दी करो, हमें अबू नाफी का पता करना चाहिए। तुमने उसे वहां क्यों छोड़ दिया जबकि मुजरिम उसे छुड़ाने के लिए आए थे? कन्ना हेमरिख ने सख्त लहजे में कहा। वो मैं। कन्ना डेविड कुछ भी ना कह सका और फिर तेजी से ब्लू रूम की तरफ दौड़ने लगा। मगर रास्ते में टूटे हुए दरवाजे और सिपाहियों की लाशों ने उन्हें पहले ही बता दिया कि मुजरिम अब अपना वार कर चुके हैं। फिर ब्लू रूम में बिखरे हुए मशीनों के पुर्जे, गार्डों और जलाद नुमा शख्स की लाशों ने सूरत हाल बिल्कुल वाजिया कर दी। अबू नाफी गायब था। उसी लम्हे एक सिपाही ने आकर बताया कि खुफिया सुरंग का दरवाजा टूटा हुआ है। मुजरिम उधर से निकल गए हैं। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मुजरिमों का साथ कोई अंदर का आदमी दे रहा था, वरना अजनबी मुजरिमों का ब्लू रूम तक पहुंचना और फिर इस खुफिया तरीन रास्ते से निकलना नामुमकिन है। कन्ना डेविड ने मुठियां भींचते हुए कहा। अब वो फौरी सदमे से संभल चुका था। मुजरिम अपने मिशन में कामयाब हो गए कर्नल। हम एक अहम तरीन सुराग खो बैठे हैं। कन्ना हेमरिख ने दांत भींचते हुए कहा। हाँ, वाकई हम सुराग खो बैठे। तौबा, इस कदर दीदा दिलेरी कि दिन दहाड़े हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। ये मुजरिम नाकाबिले तस्खीर हैं। कन्ना हेमरिख, हम इन मुजरिमों का मुकाबला नहीं कर सकते। खुदा की पनाह, इस कदर जुर्रत और दलेरी? कन्ना डेविड ने डूबे हुए लहजे में कहा। वाकई बेहद खौफनाक मुजरिम हैं और अब इनकी गिरफ्तारी और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। भला हुकाम क्या कहेंगे कि चंद मुजरिम हमें शिकस्त पर शिकस्त देते चले जा रहे हैं और हम इतने बेपनाह वसाइल के बावजूद उनका बाल भी बिका नहीं कर सके। हमें कुछ और सोचना होगा, कुछ और, कोई वाजिया प्लानिंग, कोई खुसूसी लाहे अमल, कन्ना हेमरिख ने कहा। और फिर वो बाहर की तरफ चल पड़े, ढीले और शिकस्त खोरदा कदमों से। एटमी बिजली घर तिल अबीब से 20 किलोमीटर के फासले पर है और पूरे तिल अबीब में बिजली की सप्लाई का वाहिद जरिया है। अबू नाफी ने नक्शा और दीगर तफसीलात बताने के बाद कहा। ओह, तो इसका मतलब है कि एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी को भी बिजली यहीं से सप्लाई होती होगी। इमरान ने चौंकते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, और कोई जरिया भी नहीं। वैसे इस लेबोरेटरी में एक अलहदा जनरेटर भी लगाया गया है, अबू नाफी ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, जनरेटर कितनी देर चल सकेगा?
वो तो सिर्फ वक्ती तौर पर सप्लाई के लिए होगा। ठीक है, हमें अब प्रोग्राम बना लेना चाहिए। जैसे ही एटमी बिजली घर तबाह हो, हमें एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी पर हमला कर देना है। यकीनन ये ऐसा वक्त होगा जब वो लोग बुरी तरह उलझ चुके होंगे। इमरान ने कहा, ठीक है, बिजली घर की तबाही उकाबों पर डाल दीजिए और आप लोग लेबोरेटरी संभाल लें। अबू नाफी ने कहा, नहीं, तुम लोगों से ये तबाह नहीं होगा। ये काम मुझे करना होगा और वो भी अकेले। इमरान ने जवाब दिया, अकेले और एटमी बिजली घर की तबाही? अब क्या कह रहे हैं? अबू नाफी ने हैरान होते हुए पूछा, तो तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं फूंक मारकर बिजली घर उड़ा सकता हूं? मैंने कई बार फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझा दी हैं। ये बिजली घर भला क्या चीज है? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, इमरान साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ग्रुपिंग कर लें और बैक वक्त दोनों टारगेट्स पर हमला कर दें। कैप्टन शकील ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, नहीं, दोनों जगहों पर मेरा होना जरूरी है, इसलिए दरमियान में कुछ वक्फा होगा। दूसरे लफ्जों में वक्फा बहुत जरूरी है। इमरान ने कहा, तुम अपने आप को इतनी अहमियत क्यों देते हो? क्या हम नकारा लोग हैं? जूलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं यही सोता हूं, तुम दोनों टारगेट्स तबाह कर दो, फिर मुझे उठा लेना और हम हंसते गाते वापस चले जाएंगे। इमरान ने फौरन ही हथियार डालते हुए कहा, जूलिया से और तो कोई जवाब न बन पड़ा, वो हनकारा भरकर रह गई। अबू नाफे, अब तुम जाहिर तो नहीं हो सकते, इसलिए तुम ऐसा करो कि अपने उकाबों को लेकर प्रेसिडेंट हाउस पर हमला कर दो। जिस वक्त एटमी बिजली घर तबाह हो, साथ ही प्रेसिडेंट हाउस पर हमला हो जाए। इस तरह सब लोग बुरी तरह उलझ जाएंगे और इस वक्त लेबोरेटरी उड़ाना आसान हो जाएगा। इमरान ने अबू नाफे से मुखातिब होकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। अबू नाफे ने जोशीले लहजे में जवाब देते हुए कहा, तो ठीक है, प्लानिंग कर लें ताकि सब काम सही तरीके से सरअंजाम पा सकें। इमरान ने कहा और फिर उसने कागज उठाकर प्लानिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसने प्रेसिडेंट हाउस पर हमले और एटमी लेबोरेटरी और एटमी बिजली घर पर हमले के मुतालिक तफसीली प्लानिंग तैयार कर ली। अबू नाफे, तुम्हारी तफसीलात के मुताबिक एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरी पर रोजाना एक हेलीकॉप्टर गजा के पैकेट फेंकने जाता है। इमरान ने अबू नाफे से मुखातिब होकर कहा, हाँ, रोजाना शाम को एक हेलीकॉप्टर ये ड्यूटी सरअंजाम देता है। अबू नाफे ने जवाब दिया, तुम ऐसा करो कि मेकअप करके बाहर जाओ और इस हेलीकॉप्टर के पायलट का पता निकालो। सफ्दर या कैप्टन शकील, इनमें से जिसकी जिसामत भी इस पायलट से मिलती होगी, इसका रूप धार लेंगे और इसके साथ ही इस बात का पता चलाओ कि गजा के पैकेट कहाँ बंद होते हैं और कितने बड़े होते हैं। मेरा प्रोग्राम यह है कि हम सब गजा के पैकेटों में बंद होकर लेबोरेटरी के अंदर दाखिल हों। मुझे यकीन है कि चूंकि नर्सरी और लेबोरेटरी में कोई 100 अफराद काम करते हैं, इसलिए गजा की ये पेटियां बहुत बड़ी बड़ी होंगी। इमरान ने कहा, ओह, गुड आइडिया। मुझे मालूम है ये 5 पेटियां होती हैं और कद आदम से भी बड़ी होती हैं। हम आसानी से असला समेत इन पेटियों में छुप सकते हैं। अबू नाफे ने खुशी से चहकते हुए जवाब दिया, बस ठीक है, तुम आज ये मालूमात हासिल कर लो। कल मैं एटमी बिजली घर की खबर लेता हूँ और कल रात ही हम एटमी बिजली घर पर धावा बोल देंगे। जिस वक्त हम एटमी लेबोरेटरी पर धावा बोलें, उसी वक्त उकाब प्रेसिडेंट हाउस पर हमला कर दें। इमरान ने तफसीलात बताते हुए कहा, ठीक है, मगर बिजली घर? अबू नाफे ने कुछ कहना चाहा। तुम उसकी फिक्र ना करो, वो मेरा काम है। इमरान ने कहा, अगर आप पूरा एतमाद हैं तो फिर ठीक है।
अबू नाफी ने सर झुकाते हुए कहा। तुम हमें आज ये सामान मुहैया कर दो, इमरान ने कागज पर सामान की लिस्ट बनाते हुए कहा। बेहतर, सामान मिल जाएगा। मेरे जिम्मे कोई और काम? अबू नाफी ने पूछा। एटमी बिजली घर के मेन शोबे का इंचार्ज कौन है, कहाँ रहता है और इसके मुतालिक तमाम तफसीलात मुझे 1 घंटे में मिल जानी चाहिए, इमरान ने कहा। मिल जाएंगी जनाब, मैं भी उकाब नंबर 4 के जिम्मे लगा देता हूँ, वो मालूम कर लेगा, अबू नाफी ने कहा। तुम ये मालूमात हासिल करो जब तक मैं सामान की लिस्ट बना लूं, इमरान ने कहा और अबू नाफी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। कर्नल डेविड और कर्नल हेमरिक दोनों प्रेसिडेंट हाउस के खास कमरे में कुर्सियों पर मुंह लटकाए बैठे थे। सदर ममलकत ने फौरी तौर पर उन्हें बुलाया था और वो दोनों जानते थे कि सदर की डांट फटकार सुननी पड़ेगी, मगर वो अब मजबूर थे। इतने में दरवाजा खुला और सदर ममलकत कमरे में दाखिल हुए। वो दोनों उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। तशरीफ रखिए, सदर ममलकत ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और सामने रखी हुई ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर बैठ गए। वो दोनों भी बड़े मुदवाना अंदाज में बैठ गए। मुझे इतला मिली है कि आपने मुजरिमों को पनाह देने वाले किसी मकामी आदमी को पकड़ लिया था, मगर मुजरिमों ने GP5 के हेडक्वार्टर पर दावा बोलकर उसे छुड़ा लिया, और न सिर्फ उसे छुड़ा लिया बल्कि GP5 के 70 आदमी हलाक और बेशुमार जख्मी कर दिए। और मुझे ये भी इत्तला मिली है कि जब मुजरिम वापस आ रहे थे तो उनका टकराव रडार में से हुआ, मगर वो निकल जाने में कामयाब रहे। सदर ममलकत ने चबा चबा कर बात करते हुए कहा। उनकी तेज नजरें इन दोनों पर जमी हुई थीं। आपकी इत्तला बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, कर्नल डेविड ने शिकस्त खोरदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप सब नहल और निकम्मे हैं? आपकी सलाहियतों और कारकर्दगी की पूरी दुनिया में धूम थी, मगर इन 4-5 गैर मुल्की मुजरिमों के सामने आप हकीर चूहों की तरह बेबस नजर आते हैं। वो जब चाहते हैं जहां चाहते हैं वार कर देते हैं और हम सिर्फ नाकामी पर जख्म चाटते रह जाते हैं। आखिर ये मुजरिम क्यों नाकाबिले तस्कीर बन गए हैं? सदर ममलकत ने गुस्से से दाड़ते हुए कहा। जनाब, ये मुजरिम आम मुजरिमों की तरह नहीं है। ये मुजरिम बेहद ज़हीन, चालाक, अयार और दलेर हैं। ये इस पहलू पर वार करते हैं जो हमारा कमजोर पहलू होता है, कर्नल हेमरिक ने कहा। सुनो कर्नल, मैंने तुम्हें इसलिए रेड आर्मी का सरबराह नहीं बनाया कि तुम्हारे मुंह से मुजरिमों के कसीदे सुनता रहूं। अगर तमाम खूबियां मुजरिमों में ही मौजूद हैं तो फिर हम थाली में रखकर उन्हें पूरा इसराइल पेश कर दें। मैं इन मुजरिमों की मस्क शुदा लाशें चाहता हूं, इनके कटे हुए सर चाहता हूं, इनके बंधे हुए हाथ चाहता हूं। मैं मुजरिमों की लाशों में हजारों की तादाद में गोलियों के सुराख चाहता हूं। समझे तुम? सदर ममलकत ने चीखते हुए कहा। हम कोशिश कर रहे हैं जनाब, उन दोनों ने बड़े मुर्दा लहजे में जवाब देते हुए कहा। अगर तुम लोग बेबस हो गए हो तो पीछे हट जाओ, तुम्हारी जगह मैं दूसरे लोगों को ले आता हूं। हमने पूरी दुनिया से टक्कर ले रखी है और आज तक पूरी दुनिया पर हमारी दलेरी, जुर्रत और बहादुरी की दाग बैठी हुई है, मगर आज ये हाल है कि 4-5 आदमी हमारे मुल्क में ही हमें तिगनी का नाच नचा रहे हैं और हम बेबसी से उनका तमाशा देख रहे हैं। और ना सिर्फ तमाशा देख रहे हैं बल्कि उल्टा उनके कसीदे भी गा रहे हैं, सदर ममलकत ने चीखते हुए कहा। जनाब, आप हमें कुछ मोहलत दें, हम मुजरिमों को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम ऐसा ना कर सके तो फिर हम अपने इस्तीफे पेश कर देंगे। कर्नल डेविड ने बुझे बुझे से लहजे में जवाब दिया। इस्तीफा? तुम्हारा मतलब है कि मुजरिम जब पूरे मुल्क की ईंट सींट बजाकर चल दें
तो तुम फिर इस्तीफे लेकर आ जाओ। मैं तुम्हारे इस्तीफों को चाटूंगा। मुझे मुजरिमों की लाशें चाहिए, इस्तीफे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुमने मुजरिमों को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार ना किया तो फिर मजमा आम के सामने तुम दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। समझे? 1 हफ्ते की मोहलत है बस। या मुजरिमों को मार डालो या खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब तुम जा सकते हो। सदर ममलकत के मुंह से गुस्से की शिद्दत से झाग निकलने लगी और वो दोनों तेजी से उठकर मुड़े और फिर कमरे से बाहर निकल गए। शदीद तरीन बेइज्जती से इन दोनों का रुआं रुआं लर्ज रहा था। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो आज ही मर चुके हों। कर्नल डेविड, तुम्हारे जहन में मुजरिमों की गिरफ्तारी का कोई लाएअमल है? कार में बैठते हुए कर्नल हेमरिक ने पूछा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर इतनी बड़ी आबादी में मुजरिमों को कहां से ढूंढें? अब हम एक एक मकान की तलाशी लेने से तो रहे, और अगर हम ऐसा करें भी तो पूरे तिल अबीब की तलाशी में सालों लग जाएंगे, जबकि मोहलत सिर्फ 1 हफ्ते की है। कर्नल डेविड ने बुझे से लहजे में जवाब दिया। ये कमबख्त अपना कोई सुराग भी नहीं छोड़ते। खुदा खुदा करके एक सुराग हाथ लगा था और वो भी गायब हो गया। कर्नल हेमरिक ने कहा, अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। हाँ, एक सुराग अब भी है। अचानक कर्नल डेविड के चेहरे पर सुर्खी आ गई। वो क्या? कर्नल हेमरिक ने चौंक कर पूछा। अबू नाफे को ब्लू रूम में ले जाकर जब कुर्सी पर बिठाया गया था तो तशद्दुद के लिए उसकी कमीज उतार ली गई थी। वो कमीज अब भी शायद ब्लू रूम में मौजूद हो। अगर वो कमीज मिल जाए तो हम सुराग रसां कुत्तों की मदद से अबू नाफे का सुराग लगा लेंगे, कर्नल डेविड ने कहा। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर कमीज मिल जाए तो अबू नाफे की गिरफ्तारी यकीनी हो जाएगी, और अबू नाफे की गिरफ्तारी के बाद मुजरिमों का हाथ आना भी यकीनी हो जाएगा। कर्नल हेमरिक भी खुशी से उछल पड़ा। हाँ, यकीनन, कर्नल डेविड ने खुशी से चहकते हुए कहा। अब इन दोनों के चेहरों पर सुर्खी आ गई थी और आंखें चमक उठी थीं। उनकी कार इंतहाई तेज रफ्तारी से GP5 के हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। अभी रात का अंधेरा बाकी था और सुबह होने में कुछ देर रहती थी कि इमरान पुश्त पर एक बैग बांधे याकूब कॉलोनी की कोठी की अकबी दीवार के साथ सिमटा हुआ खड़ा था। ये एडमो बिजली घर के सोडजाइम शोबे के सरबराह मार्क होकम की कोठी थी। अबू नाफे इमरान को यहाँ छोड़ गया था। इमरान ने इधर उधर देखा और फिर कोठी की अकबी दीवार पर छलांग लगा दी। पहले ही जंग में उसके हाथ दीवार के सिरे पर टिक गए और दूसरे लम्हे इमरान हाथों के बल उठता हुआ दीवार पर पहुंच गया। कोठी में अंधेरा छाया हुआ था। इमरान दीवार पर लेटा हुआ अंदर की आहट लेता रहा और जल्द ही उसे इत्मीनान हो गया कि अंदर पहरेदार कुत्ते मौजूद नहीं हैं। चुनांचे उसने अंदर छलांग लगा दी। हल्का सा धमाका हुआ और इमरान तेजी से कदामत बाड़ के पीछे दबक गया। चंद लम्हों तक वो किसी के आने का इंतजार करता रहा, मगर शायद कोठी में कोई चौकीदार भी नहीं था, इसलिए कोई ना आया। तो इमरान उठा और फिर दबे कदमों चलता हुआ तेजी से कोठी की असल इमारत की तरफ बढ़ने लगा। जल्द ही वो इमारत की साइड से होता हुआ सामने के रुख पर पहुंच गया। उसने कोठी के फाटक के करीब चौकीदार की कोठरी देखी जिसकी बत्ती जल रही थी। चौकीदार शायद अंदर सो रहा था। इमरान दबे कदमों बरामदे से होता हुआ सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अंदर से बंद ना था, इसलिए वो इत्मीनान से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मुख्तलिफ कमरे देखने के बाद वे कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया जिसमें नीला बल्ब जल रहा था।
इमरान ने दरवाजे को हल्का सा दबाया तो दरवाजा खुलता चला गया और फिर जब इमरान ने अंदर झांक कर देखा तो उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार छा गए, क्योंकि सामने ही बेड पर मार्क होकम इत्मीनान भरी नींद सोया हुआ था। अबू नाफी ने मार्क होकम की एक तस्वीर भी मुहैया कर दी थी। ये तस्वीर एटमी बिजली घर के इफ्तिताह के मौके पर ली गई थी। अबू नाफी पब्लिक लाइब्रेरी से वो अखबार उड़ा लाया था, इसलिए इमरान को उसे पहचानने में कोई दिक्कत ना हुई। अखबार में छपी हुई तस्वीर से ही इमरान ने अंदाजा लगाया था कि मार्क होकम का कदो कामत इमरान जैसा है, इसलिए इमरान और भी ज्यादा मुतमईन था। और जब अबू नाफी ने उसे बताया था कि मार्क होकम ने शादी नहीं की और वो कोठी में सिर्फ मुलाजमों के साथ रहता है, तो इमरान को अपनी खुशबख्ती पर नाज सा होने लगा। कुदरत खुद ब खुद आसानियां फराहम कर रही थी। इमरान ने अंदर दाखिल होकर आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और फिर जेब से एक छोटा सा रिवॉल्वर निकाला और उसकी नाल का रुख सोए हुए मार्क होकम की तरफ करके उसने ट्रैकर दबा दिया। रिवॉल्वर की नाल से धुएं की पतली सी लकीर निकली और सीधी मार्क होकम के चेहरे से टकराई। मार्क होकम ने एक लम्हे के लिए चेहरे को इधर उधर किया, मगर दूसरे ही लम्हे वो साकित हो गया। बेहोश कर देने वाली गैस ने एक लम्हे में अपना काम कर लिया था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसने पुश्त पर मौजूद खिड़की खोल दी ताकि गैस का असर कमरे में बाकी ना रहे। चंद लम्हों बाद इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसने बड़ी फुर्ती से बेहोश पड़े हुए मार्क होकम के जिस्म से लिबास उतारना शुरू कर दिया। अपना लिबास उतार कर उसने एक अलमारी में रखा और मार्क होकम का उतरा हुआ शब खाबी का लिबास खुद पहन लिया। फिर उसने ख्वाबगाह में पड़ी हुई मार्क होकम की फ्रेम शुदा तस्वीर उठाई और उसे खाने में घुस गया। उसने अपना बैग खोला और फिर तस्वीर को सामने रखकर उसने बड़ी फुर्ती से अपने चेहरे पर मार्क होकम का मेकअप शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद जब उसने आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसकी आंखों में इत्मीनान के तासुरात झलक उठे। अब इंतहाई नजदीक से भी कोई उसके मेकअप को चेक नहीं कर सकता था। मेकअप से फारिग होकर उसने बैग खोलकर इसमें से एक सिरिंज और एक छोटी सी शीशी निकाली और सिरिंज में दवा भरकर वो खाने से बाहर आ गया। बिस्तर पर बेहोश पड़े हुए मार्क होकम के बाजू में उसने बड़ी फुर्ती से इंजेक्शन लगाया और फिर सिरिंज को साथ वाली मेज पर रखकर उसने मार्क होकम को उठाया और कांधे पर लाद कर वापस गुस्लखाने में ले आया। गुस्लखाने की दीवार के साथ उसे बिठाकर उसने मार्क होकम की नाक से एक शीशी लगा दी। ये शीशी भी उसके बैग में मौजूद थी। शीशी में मौजूद गैस जैसे ही मार्क होकम की नाक में घुसी उसने आंखें खोल दी। इमरान 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। मार्क होकम ने आंखें खोल दी, मगर उसकी आंखों में जिंदगी की चमक मफकूद थी। यूं लग रहा था जैसे वो लाशौरी कैफियत में हो। ये इस इंजेक्शन का असर था जो इमरान ने मार्क होकम को लगाया था। मार्क होकम, मेरी आंखों में देखो, इमरान ने दबे मगर इंतहाई सर्द लहजे में कहा और मार्क होकम ने इमरान की आंखों में आंखें डाल दी। तुम मेरे सवालों के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दोगे, इमरान ने हुक्मिया लहजे में कहा। हाँ, मैं तुम्हारे सवालों के दुरुस्त जवाब दूंगा, मार्क होकम ने ऐसे लहजे में जवाब दिया जैसे वो किसी कुएं की तह में बैठा बोल रहा हो। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने पूछा। मार्क होकम, मार्क होकम ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा अहदा क्या है? इमरान ने पूछा। मैं एटॉमिक बिजली घर में सोडिज़ाइम शोबे का इंचार्ज हूँ, मार्क होकम ने जवाब दिया। फिर इमरान मुसलसल सवाल करता चला गया और मार्क होकम जवाब देता गया। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में इमरान ने मार्क होकम से हर वो तफसील पूछ ली
جس کی مارک حکم کے روپ دھارنے پر اسے ضرورت پڑ سکتی تھی، خاص طور پر اٹامک بجلی گھر میں اس کی مصروفیات، اس کی عادات، انداز گفتگو اور اپنے ماتحتوں اور افسروں سے اس کا رویہ، اس کے علاوہ اسی قسم کی دیگر تفصیلات بھی حاصل کر لیں، اور خاص طور پر اٹامک بجلی گھر میں داخل ہوتے وقت سیکیورٹی چیکنگ کی تفصیلات۔ ٹھیک ہے مارک حکم، اب تم شام کے 8 بجے تک ہوش میں نہیں آؤ گے۔ شام کے 8 بجتے ہی تم خود بخود ہوش میں آ جاؤ گے، اور اس کے ساتھ تمہیں اس دوران کی کوئی تفصیل یاد نہیں رہے گی، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور مارک حکم نے سر ہلا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئیں۔ وہ ہپناٹائزم کے تحت دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا، اور عمران جانتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت شام 8 بجے سے پہلے اسے ہوش میں نہیں لا سکتی۔ عمران نے مارک حکم کے بے ہوش ہوتے ہی اسے دوبارہ اٹھایا اور اسے غسل خانے سے باہر نکال کر کپڑوں کی الماری میں لٹا دیا۔ الماری کی چوڑائی لمبائی اتنی تھی کہ مارک حکم اس میں اطمینان سے سیٹ ہو گیا۔ اب سامنے لٹکے ہوئے کپڑوں کو ہٹائے بغیر اسے چیک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ الماری بند کر کے عمران نے غسل خانے سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے بھی الماری میں ایک طرف رکھ دیا۔ ساتھ والی میز پر پڑی ہوئی سرنج بھی اس نے بیگ میں ڈال دی تھی۔ پھر اس نے تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور ہر طرف سے مطمئن ہو کر وہ مارک حکم کی جگہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے ہاتھ پر بندھی ہوئی مارک حکم کی گھڑی پر نظر ڈالی اور اس نے بیڈ کے کونے میں لگے ہوئے کال بیل کے بٹن کو دبا دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایک ملازم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں عمران کو سلام کیا اور پھر ساتھ والی میز پر چائے رکھ دی اور خود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کی تیز نظریں ملازم پر جمی ہوئی تھیں، مگر ملازم نے الماری کھولنے کے بجائے اس کے نیچے سے بوٹ نکالے اور انہیں لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران نے اطمینان کی طویل سانس لی اور چائے کا کپ اٹھا کر پینا شروع کر دیا۔ پھر جب اس نے آخری گھونٹ لیا تو ملازم اندر داخل ہوا۔ اس نے بوٹ پالش کر دیے تھے۔ صاحب، یونیفارم نکال دوں؟ ملازم نے پوچھا۔ رہنے دو، میں خود ہی نکال لوں گا، تم ناشتے کا بندوبست کرو۔ عمران نے مارک حکم کے لہجے میں ملازم سے مخاطب ہو کر کہا، اور ملازم سر جھکا کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ملازم کے جانے کے بعد عمران پھرتی سے اٹھا اور الماری کھول کر اس میں سے لٹکی ہوئی مخصوص یونیفارم نکالی اور غسل خانے میں گھس گیا۔ الماری سے عمران نے اپنے لباس میں موجود وہ مخصوص جیکٹ بھی نکال لی جو وہ پہن کر آیا تھا۔ پھر غسل خانے میں جا کر اس نے پانی کھول دیا تاکہ اگر ملازم اندر آئے تو اسے یہی معلوم ہو کہ مارک حکم غسل خانے میں مصروف ہے۔ اس نے شب خوابی کا لبادہ اتار کر ایک طرف رکھا اور پھر یونیفارم کی پتلون پہن لی۔ پھر اس نے وہ مخصوص جیکٹ پہن لی۔ یہ جیکٹ مخصوص انداز میں تیار کی گئی تھی اور اس کے کپڑے میں ایسے ریشے استعمال کیے گئے تھے جو مخصوص ریس کو روک دیتے تھے۔ اس طرح جیکٹ کی جیبوں میں موجود ہر شے چیکنگ سے محفوظ ہو جاتی تھی۔ یہ جیکٹ خصوصی طور پر سمگلرز کے لیے بنائی گئی تھی اور بہت زیادہ قیمتی تھی۔ ابو نافع نے عمران کے کہنے پر اسے مہیا کر دی تھی۔ جیکٹ کے اوپر عمران نے یونیفارم کی قمیض اور کوٹ پہنا اور پھر مخصوص قسم کی ٹائی لگا کر وہ پوری طرح مارک حکم بن گیا تھا۔ کوٹ کی جیب میں مارک حکم کا شناختی کارڈ اور وہ خصوصی پاس موجود تھا جس پر بجلی گھر میں داخل ہونے اور باہر آنے کے اوقات لکھے ہوئے تھے، اور ہر روز ایک مخصوص مشین سے اسے پنچ کیا جاتا تھا۔
اس پاس کے بغیر کوئی شخص بجلی گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا، چاہے وہ صدر مملکت ہی کیوں نہ ہو۔ بوٹ پہننے کے بعد عمران نے بیگ میں سے ایک چھوٹا سا ریوالور نکال کر جیکٹ کی جیب میں رکھا، مگر دوسرے لمحے اسے خیال آیا اور اس نے قمیض کے بٹن کھولے اور ریوالور کو کوٹ کی جیب سے نکال کر جیکٹ کی جیب میں منتقل کر دیا۔ قمیض کے بٹن بند کر کے اس نے آخری بار اپنے چہرے پر نظر ڈالی اور پھر مطمئن ہو کر وہ بیگ اور شب خوابی کا لباس لے کر غسل خانے سے باہر آ گیا۔ اس نے الماری کھول کر بیگ کو میلے کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیا اور شب خوابی کا لباس بھی اس نے الماری میں پھینکا اور پھر الماری کا ایک پٹ ذرا سا کھلا چھوڑ دیا تاکہ اندر بے ہوش پڑے ہوئے مارک حکم کو تازہ ہوا میسر آتی رہے۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے ملازم سامنے سے آتا نظر آیا۔ ناشتہ تیار ہے جناب، ملازم نے کہا۔ ٹھیک ہے، کمرے کو لاک کر کے چابی مجھے لا دو۔ کمرے میں اہم دستاویزات موجود ہیں، اس لیے جب تک میں واپس نہ آؤں دروازہ نہیں کھولنا، عمران نے کہا، اور ملازم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے جیب سے ایک چابی نکالی اور دروازے کو لاک کر کے چابی عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے چابی جیب میں ڈال لی اور پھر ملازم کے ساتھ چلتا ہوا ڈائننگ روم کی طرف آ گیا۔ یہاں میز پر ناشتہ چن لیا گیا تھا، ساتھ ہی آج کا اخبار بھی موجود تھا۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اخبار اٹھا لیا اور ملازم نے چائے بنانی شروع کر دی۔ عمران نے اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑانے کے ساتھ ساتھ ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ اخبار عام سی خبروں سے بھرا ہوا تھا اور کہیں بھی کوئی ایسی خبر نہیں تھی جس سے معلوم ہوتا کہ جی پی 5 کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہو۔ عمران سمجھ گیا کہ اس ملک میں اخباروں پر سخت قسم کا سینسر نافذ ہے۔ اس نے اطمینان سے ناشتہ مکمل کیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازم نے ایک ہینڈ بیگ لا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور عمران ہینڈ بیگ سنبھالے باہر پورچ میں آ گیا۔ یہاں باوردی ڈرائیور موجود تھا اور پورچ میں ایک نئی سیاہ رنگ کی کار بھی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے ہاتھ بڑھا کر بڑے مؤدبانہ انداز میں عمران کو سلام کیا اور پھر آگے بڑھ کر کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ عمران بیگ سمیت پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ چند لمحوں بعد کار انتہائی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی سڑک پر نکل آئی۔ ڈرائیور نے اس کا رخ اٹامک بجلی گھر کی طرف موڑ دیا اور عمران کار کے پشت سے ٹیک لگائے اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اب تک تو حالات اس کے پلان کے مطابق پیش آئے تھے اور عمران کو یقین تھا کہ وہ اپنا مشن آسانی سے پورا کر لے گا۔ اس کی جیکٹ کی جیبوں میں پڑی ہوئی چپٹیاں انتہائی طاقتور اور خوفناک جدید قسم کے بم تھے جنہیں اس نے سوڈزائم شعبے کی ایک مخصوص مشین میں فٹ کرنے تھے۔ یہ وائرلیس بم تھے اور عمران کا پروگرام یہ تھا کہ بم فٹ کرنے کے بعد وہ شام کو چھٹی کر کے جب واپس مارک حکم کی کوٹھی میں آئے گا تو یہاں آ کر وہ ایک بم کو اڑانے والا بٹن دبا دے گا۔ اس مخصوص مشین کا ایک حصہ دھماکے سے اڑ جائے گا اور اس حصے سے نکلنے والی مخصوص بھاری گیس پورے بجلی گھر میں پلک جھپکنے میں پھیل جائے گی۔ پھر وہ دوسرا بم اڑا دے گا اور اس مخصوص تابکاری گیس کو آگ لگ جائے گی اور پھر ایٹامک بجلی گھر بھگ سے اڑ جائے گا۔ یہ مخصوص گیس چونکہ صرف سوڈزائم شعبے کی اس مخصوص مشین میں ہوتی ہے، اس لیے عمران نے اسی شعبے کا ہی انتخاب کیا تھا۔ صرف یہی ایک ایسا طریقہ تھا جس کے ذریعے وہ آسانی سے پورے ایٹمی بجلی گھر کو اڑا سکتا تھا۔ عمران کو جدید ترین ایٹامک ریسرچ کے متعلق بھی خاصی وسیع معلومات تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس مخصوص تابکار گیس کی کارکردگی اور اہمیت سے واقف تھا
اور اس نے اتنی آسانی سے اس گیس کے ذریعے پورے ایٹمی بجلی گھر کو اڑانے کا کامیاب پلان بنا لیا تھا، اور اس مخصوص مشین تک پہنچنے کے لیے ہی اس نے مارک حکم کا روپ دھارا تھا۔ کار انتہائی تیز رفتاری سے ایٹمی بجلی گھر کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی، اور پھر شہر سے نکلنے کے بعد اسے دور سے ہی ایٹمی بجلی گھر کے وسیع اور عریض تنصیبات نظر آنی شروع ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی کار بجلی گھر کے ایک مخصوص دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہ دروازہ صرف افسروں کے لیے مخصوص تھا۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کر پھرتی سے دروازہ کھولا اور عمران ہینڈ بیگ سنبھالے باہر آ گیا۔ دروازے کے سامنے 2 مسلح گارڈ موجود تھے۔ ان دونوں نے عمران کو سلام کیا اور عمران نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کر ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ایک مسلح گارڈ نے کارڈ لے کر قریب ہی نصب ایک بڑی سی مشین کے خانے میں ڈال دیا۔ مشین میں ایک مخصوص آواز سنائی دی اور پھر ایک سبز رنگ کا بلب جل اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوسرے خانے سے کارڈ باہر آ گیا اور سبز بلب بجھ گیا۔ مشین نے کارڈ کے اصلی ہونے کی گواہی دے دی تھی۔ کارڈ نے کارڈ عمران کی طرف بڑھایا اور مؤدبانہ انداز میں ایک طرف ہٹ گیا۔ سامنے اسٹیل کا بنا ہوا ایک دروازہ تھا جس کے درمیان میں ایک پتلا سا خلا نظر آ رہا تھا۔ چونکہ عمران مارک حکم سے پہلے ہی حفاظتی اقدامات کے متعلق تمام تفصیلات معلوم کر چکا تھا، اس لیے اس نے اطمینان سے کارڈ جیب میں ڈالا اور پھر پاس نکال کر اس نے دروازے میں بنے ہوئے خلا میں ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد کارڈ واپس آ گیا۔ اس پر آج کی تاریخ اور وقت پنچ ہو چکا تھا۔ عمران نے جیسے ہی کارڈ کھینچا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ عمران ہینڈ بیگ اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ یہ فولاد کی بنی ہوئی ایک سرنگ نما راہداری تھی جس میں جگہ جگہ مختلف رنگوں کے بلب چل رہے تھے۔ عمران بڑے اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے آخر میں ایک اور دروازہ تھا جس کے ساتھ ایک بڑی سی مشین نصب تھی۔ اس مشین کے اوپر ایک پلیٹ فارم سا بنا ہوا تھا۔ عمران نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہینڈ بیگ اس کے اوپر رکھ دیا۔ ہینڈ بیگ کا وزن مشین پر پڑتے ہی اس کے سامنے والی سطح پر لگے ہوئے مختلف رنگوں کے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے اور چند لمحوں بعد ہی مشین بند ہو گئی۔ عمران نے ہینڈ بیگ اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی سامنے والا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا، اور عمران اطمینان کی سانس لے کر دروازے سے دوسری طرف چلا گیا۔ وہ حفاظتی انتظامات کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ سرنگ نما راہداری سے گزرتے ہوئے اس کے تمام جسم کی خود بخود چیکنگ ہو گئی تھی۔ اگر اس نے مخصوص جیکٹ نہ پہن رکھی ہوتی تو ریوالور اور بام آشکار ہو جاتے اور سرنگ کے دروازے کسی حالت میں بھی نہ کھلتے۔ دروازے کی دوسری طرف مختلف گاڑیاں موجود تھیں۔ جیسے ہی عمران دروازے سے نکلا ایک گاڑی تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس گاڑی کے نمبر پلیٹ پر سوڈزائم شعبے کا مخصوص نشان موجود تھا۔ عمران نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور ہینڈ بیگ سمیت پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عمران بڑی دلچسپی سے ایٹمی بجلی گھر کی تنصیبات کو دیکھتا رہا۔ واقعی بہت عظیم الشان اور انتہائی جدید قسم کا بجلی گھر تھا، اور عمران جانتا تھا کہ اس بجلی گھر کے قیام میں حکومت اکرمہ اور پوری دنیا کے یہودیوں کی خطیر رقم صرف ہوئی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد کار سوڈزائم شعبے کے گیٹ پر پہنچ گئی، اور عمران کار سے اتر کر دربانوں کے سلام وصول کرتا ہوا اپنے دفتر میں پہنچ گیا۔ دفتر بے حد وسیع و عریض اور شاندار تھا۔ عمران نے مارک حکم کی طرح پہلے اطمینان سے سیکرٹری کو بلا کر شعبے کے متعلق ڈاک کے جوابات لکھائے
और फिर वो उठ खड़ा हुआ। अब उसे अपने शोबे का पहला तफसीली राउंड लगाना था ताकि वो चेक कर सके कि तमाम मशीनें सही काम कर रही हैं और उन्हें ऑपरेट करने वाले अपनी अपनी ड्यूटियों पर पहुंच गए हैं। शोबे का असिस्टेंट इमरान के हमरा था। थोड़ी देर बाद वे एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच गए जहां इंतहाई जदीद मशीनरी का जाल सा बिछा हुआ था। तकरीबन 3/4 मशीनें ऑटोमेटिक थीं। बाकी मशीनों को मखसूस वर्दियों में मलबूस ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे थे। इमरान एक एक मशीन के करीब रुककर उसकी कारकर्दगी चेक करता रहा और फिर वो इस मशीन के पास पहुंच गया जिसमें वो इंतहाई खतरनाक मखसूस ताबकारी गैस मौजूद थी। ये ऑटोमेटिक मशीन थी और साइज में भी काफी बड़ी थी। इस मशीन के गिर्द लोहे की चादरों से दीवारें बना दी गई थीं और ये दीवारें मशीन से निकलने वाली ताबकारी गैस की इंतहाई मामूली सी मिकदार को भी बाहर फैलने से रोकती थीं। मिस्टर रॉजर, चीफ फोरमैन को बुलाओ। इमरान ने करीब खड़े असिस्टेंट से मुखातिब होकर कहा। उसका नाम उसे मार्क फोकम ने पहले ही बता दिया था। बेहतर जनाब, रॉजर ने मुदवाना लहजे में कहा और वो तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही इमरान ने फुर्ती से कमीज के बटन खोले और जैकेट की अंदरूनी जेबों से वो खतरनाक बॉम्ब निकाल लिए। उसने इंतहाई फुर्ती से मशीन की एक साइड में बने हुए पतले पतले खानों में एक बॉम्ब अंदर डाल दिया। बॉम्ब क्योंकि इन खानों से भी छोटा और चपटा था इसलिए वो खानों के अंदर छुप गया। इमरान ने मशीन की दूसरी तरफ बने हुए इसी किस्म के खानों में दूसरा बॉम्ब छुपाया और फिर उसने दोबारा तेजी से कमीज के बटन बंद किए। उसी लम्हे दरवाजा खुला और रॉजर के हमरा एक और शख्स अंदर दाखिल हुआ। यस सर, रॉजर के साथ आने वाले ने, जो यकीनन चीफ फोरमैन था, बड़े मौदवाना अंदाज में कहा। H20 3 - H4 की मिकदार तो तसल्ली बख्श है, इमरान ने चीफ फोरमैन से मुखातिब होकर कहा। इस मखसूस ताबकारी गैस का साइंसी नाम था और आमतौर पर इसी तरह इस्तेमाल रहता था। यस सर, मैंने कल ही इसी तफसीली तौर पर चेक किया था। इसकी रिपोर्ट आज आपके पास पहुंच जाएगी, चीफ फोरमैन ने मौदवाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, इमरान ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा और फिर वो दूसरे कमरे से बाहर आ गया। इसी तरह इत्मीनान से तमाम मशीनों को चेक करके जब वो दोबारा अपने दफ्तर में पहुंचा तो उसे यहाँ आए 2 घंटे गुजर चुके थे। इमरान का मिशन मुकम्मल हो चुका था, मगर उसे मालूम था कि अगर उसने अभी बिजली घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो हो सकता है कि उसे मशकूक करार दे दिया जाए। इसलिए वो दफ्तरी कार्रवाई में मसरूफ हो गया। इमरान मार्क हुक्म के रूप में जैसे ही कोठी से बाहर निकला, मुलाजिम चंद लम्हे तो खामोश खड़ा कार को देखता रहा। उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी। उसे यूं महसूस हो रहा था कि आज कुछ गड़बड़ जरूर है, मगर इस गड़बड़ का कोई सिरा उसके जहन की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। बज़ाहिर तो हर चीज मामूल के मुताबिक थी, मगर न जाने उसके जहन में क्यों एक हल्की सी खटक मौजूद थी। वो मार्क हुक्म के पास गुज़िश्ता 10 सालों से मुलाजिम था, पर मार्क हुक्म का कोई राज उससे छुपा हुआ ना था। आज पहला दिन था कि मार्क हुक्म के दफ्तर जाने के बाद उसे नामालूम सा एहसास हो रहा था। वो चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर उसने अपने सर को झटका और बावर्ची खाने की तरफ चल दिया। उसे दोपहर का खाना तैयार करना था। वो मार्क हुक्म दोपहर का खाना घर आकर खाता था और रात को ही मार्क हुक्म ने उसे आज दोपहर के खाने के बारे में हदायत दे दी थी। उसे मालूम था कि मार्क हुक्म खाने के मामले में इंतहाई नफीस ज़ौक़ का मालिक था, इसलिए खाना तैयार करते वक्त वो पूरी तवज्जो से काम करता था ताकि मार्क हुक्म को किसी शिकायत का मौका ना मिल सके।
وہ تقریباً 2 گھنٹے تک مسلسل باورچی خانے میں کام کرتا رہا، مگر آج اس کا ذہن کھانے کی تیاری کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہو سکا۔ رہ رہ کر کوئی بات اس کے ذہن میں کھٹک رہی تھی، مگر یہ بات اس کے لاشعور میں تھی اور شعور میں نہ آنے کی وجہ سے کوئی واضح صورت اختیار نہیں کر رہی تھی۔ کھانے کی تیاری کے ساتھ ساتھ وہ اس بارے میں سوچ بچار کرتا رہا، اور پھر اچانک ایک خیال برق کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں چمکا اور وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے گیس کے چولہے کا بٹن آف کیا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا مارک فوکم کے خوابگاہ کی طرف چلا گیا۔ اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ جلد ہی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے تیزی سے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا اور پھر جیسے ہی اس نے دروازے کو دھکیلا، دروازہ یوں کھلتا چلا گیا جیسے کبھی اسے لاک کیا ہی نہ گیا ہو، اور یہی بات اس کے لاشعور میں کھٹک رہی تھی۔ یہ دروازے کا تالا گزشتہ کئی دنوں سے خراب تھا اور مارک فوکم نے کئی بار اسے تالا ٹھیک کرانے کے لیے کہا تھا، مگر وہ مصروفیات کی وجہ سے بھول جاتا تھا۔ کل دفتر سے واپس آنے پر مارک فوکم اس بات پر اس سے ناراض بھی ہوا تھا اور اس نے اسے حکم دیا تھا کہ صبح جب وہ دفتر جائے تو وہ پہلی فرصت میں تالا ٹھیک کرائے، اور آج صبح مارک فوکم نے اسے یوں دروازہ لاک کرنے کا حکم دیا تھا جیسے اسے تالے کی خرابی کا علم ہی نہ ہو، اور لاشعوری طور پر اس نے بھی تالے میں چابی گما کر مارک فوکم کو دے دی تھی، اور مارک فوکم نے بڑے اطمینان سے چابی جیب میں ڈال لی تھی۔ سب کچھ ایک مکانی عمل کے تحت ہوا، اور اب اسے یاد آیا کہ تالا خراب ہے، اور مارک فوکم کبھی اسے اس طرح خراب تالے کو لاک کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ چابی لے کر جانے والا اصلی مارک فوکم نہیں ہو سکتا۔ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔